हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यानी कि 7 अप्रैल 2025 को जारी जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद इस परीक्षा में 53,749 है। इसलिए आप सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये परीक्षा है, आपका भविष्य निर्धारित कर सकती है दोस्तों सरकारी नौकरी लगने का। दोस्तों, अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा और प्ले लिस्ट में, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 7। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न आएंगे परीक्षा में, और जिसमें गणित के 15 प्रश्न, हिंदी के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 15 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 70 प्रश्न है, जिसमें से 50 प्रश्न है वो राजस्थान जीके के रहने वाले हैं, जिसमें से राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न, कितने हो गए 40। 5 प्रश्न राजस्थान की पॉलिटी के, कितने 45, और 5 प्रश्न राजस्थान के करंट अफेयर के, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न है वो दे रखा है, और अपना मॉडल पेपर का पैटर्न भी यही है। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान का रेल नेटवर्क है किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? राजस्थान का रेलवे नेटवर्क है किस जोन के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे, याद रखना। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वन्य अग्नि खतरों के सामान्य कारक है? निम्नलिखित में से कौन से वन्य अग्नि खतरों के सामान्य कारक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्वालामुखी का विस्फोट, अल्नीनो, ज्वालामुखी बिजली और गड़गड़ाहट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये वन्य अग्नि खतरों के सामान्य कारक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, राजस्थान का लिंगानुपात तो कितना है? 928 है। ठीक है, और बाल लिंगानुपात है वो है 888, 0 से 6 वर्ष। बाल का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात, वो है 888। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर? तो ये डूंगरपुर जिले में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा को दोस्तों राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं और शैक्षणिक नगरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है और आपको ये भी पता लगाना है कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। टोटल 11 पार्ट है इसके अंदर, इस पेपर के अंदर, और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। बताइए, राजस्थान में अधिकांश वर्षा है वो कहां से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से राजस्थान में अधिकांश वर्षा है वो होती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे जो ये अरब सागरीय शाखा है, इससे तो दोस्तों दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा से
राजस्थान में है वो सर्वाधिक वर्षा होती है, पूर्वी राजस्थान में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वृक्षारोपण से। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृक्षारोपण से। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों धौलपुर करौली में। धौलपुर करौली में दोस्तों ये जो वर्टिसोल्स मिट्टी है वो नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्टिसोल्स मिट्टी है ये राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? बताइए कौन सा पठार का संबंध है वो अरावली पर्वत से नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लसाड़िया का पठार अरावली से संबंधित है, उड़िया का पठार भी अरावली से संबंधित है, बोराट का पठार भी है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बघेलखंड का पठार है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये बघेलखंड का जो पठार है ये दोस्तों आप सभी को पता होगा इसके बारे में तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है? बोराट का पठार, उड़िया का पठार और लसाड़िया का पठार, ये तीनों पठार है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, लेकिन ये बघेलखंड का पठार है ये राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है। बताइए राजस्थान की कुल पशु संख्या है वो कौन सी है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है तो वो है दोस्तों 568 लाख। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 568 लाख। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा से संबंधित सही तथ्य है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से 5 के अनुसार आपदा से संबंधित सही तथ्य है वो कौन सा है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तबाही। ठीक है, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तबाही ये दोस्तों सही तथ्य है आपदा से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों पर बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, ये 5 भागों में बांटा है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 9 जनवरी 2012 को। 9 जनवरी 2012 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 9 जनवरी 2012 को। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए उदयपुर चित्तौड़गढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी। दोस्तों यहाँ पर देखिए भूरी बलुई मिट्टी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों कछारी मिट्टी मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बरखान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा स्थान है दोस्तों? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर पर ये राजस्थान फैला हुआ है, और ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम राज्य। आगे देखिए 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर है तो वो है 66.1%, 66.1%, यानी कि 66.11%। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें से पुरुष साक्षरता की बात करूं तो दोस्तों 72.2% है, और महिला साक्षरता की बात करूं तो वो है दोस्तों 52.1। ठीक है, 52.1 है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता है वो कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें श्री कंवर सेन, श्री कंवर सेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री कंवर सेन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, और इसको राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? बताइए, निम्न झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको। देखिए कोलायत, छापरताल और जवाई, ये तीनों मीठे पानी की है। पंचमदरा झील है ये दोस्तों खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बाड़मेर में है। और दोस्तों यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो 98% है, जिसके कारण दोस्तों ये नमक है वो खाने की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पचमदरा, बालोतरा, बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग का निर्देशालय किस जिले में स्थापित किया गया? बताइए, राजस्थान सरकार द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग का निर्देशालय किस जिले में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये स्थापित किया गया कहाँ पर? तो ये उदयपुर में किया गया दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट है, अब देखिए अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता कौन थे? चेतावनीराज चुंगटिया किसको कहते हैं? तो दोस्तों केसरी सिंह बारट को कहते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केसरी सिंह बारट। 22 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? बताइए कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए लौंग, नथ और चौंप। ये तीनों दोस्तों क्या है? लौंग, नथ और चौंप, ये तीनों नाक के आभूषण है। यहाँ पे जो मादलिया है ये नाक का आभूषण नहीं है, ये महिलाओं के गले का आभूषण है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो दोस्तों किसको माना जाता है? राव चंद्रसेन को। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था, तो वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों वासुदेव चौहान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वासुदेव चौहान ने दोस्तों चौहान वंश की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गींदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है?
गिंदड़ नृत्य है, ये दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय और बहुप्रचलित लोक नृत्य है, जो होली से पूर्व डांडा रोपण से प्रारंभ होकर और होली तक चलता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों ये प्रसिद्ध है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गोगा जी के गुरु कौन थे? दोस्तों गोगा जी के गुरु है वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोगा जी के गुरु हैं वो थे गुरु गोरखनाथ। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोरखनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, गलियाकोट गलियाकोट दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, माही नदी के किनारे स्थित है दोस्तों ये, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व कौन से धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैन धर्म में पर्युषण पर्व है वो महापर्व कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा रियासत में प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1938 में दोस्तों पंडित नंदूलाल शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर दोस्तों कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा एक स्थान उनमें से एक नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए राजस्थान राज्य का उद्घाटन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ और उस समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में 5 रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त है वो कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आजादी के रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 न्यायालय कार्यरत थे। ठीक है, तो उनमें से एक स्थान इनमें से नहीं है वो बताना है। 5 में मैंने आपको बताया जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। कोटा में नहीं था दोस्तों, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे अपन है वो देखिए 31 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी थी? बताइए दोस्तों, राजस्थान की जो मूल भाषा है वो कौन सी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों राजस्थानी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थानी। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर मालदेव। ठीक है, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था, ग्रीष्ममेल का युद्ध। ठीक है, जनवरी 1544 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट यानी कि रिटमैन का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर में है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है ये चारबेत लोक गायन शैली? तो दोस्तों ये टोंक की है। कहाँ की है? टोंक की। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोंक की। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है?
चंपाकली आभूषण है, ये दोस्तों महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है, महिलाओं के गले में पहने जाने वाला, यानी कि गर्दन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को स्थापित व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 30 मार्च 1949 को स्थापित व्रत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर कौन थे? तो व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में दान चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दान चोपड़ा की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दान चोपड़ा की हवेली है वो दोस्तों सुजानगढ़ चूरू में है। कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुजानगढ़ चूरू में। 38 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बादला है। ये पानी को ठंडा रखने हेतु जस्ते से बना बर्तन है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है किसने किया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा की नीति है वो क्या थी? अंग्रेजों को सहयोग। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा ने अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 के विद्रोह में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह, याद रखना। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों 1 नवंबर 1949 को हुई थी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसका मुख्यालय अजमेर में है और सर्किट बेंच है वो जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, इसका गठन 29 अगस्त 1949 को किया गया। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन है वो 29 अगस्त 1949 को किया गया, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। दोस्तों इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो थे कमलकांत वर्मा, बिल्कुल सही है। इसके गठन के समय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 12 न्यायाधीश थे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 12 न्यायाधीश थे, ठीक है, तो दोस्तों ये भी सही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके गठन के समय मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ शपथ ली थी दोस्तों कमलकांत वर्मा ने, तो यहाँ पर ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने को असत्य कथन बताना था कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने को बताना था असत्य कथन, तो इसमें दोस्तों कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो क्या उल्लेखित नहीं है? क्या क्या उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं भारत की प्रस्तावना में, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है?
राजस्थान राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य सरकार को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सरकार को। अब दोस्तों भाग 4 के अंदर अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन ने दोस्तों राजस्थान की पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़े थे। अब अपन ने दोस्तों भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के 5 प्रश्न पढ़ेंगे 46 से 50 तक। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं दोस्तों। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा मूल कर्तव्य? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके अधीन नहीं है? तो वो है दोस्तों मानवता, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवता के अधीन नहीं है दोस्तों। सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सदाचार है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक है ये दोस्तों कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान की पहली बैठक हुई थी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और ठीक 2 दिन बाद में यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि राज्यपाल अभिभाषण करने में असमर्थ है, यदि राज्यपाल अभिभाषण करने में असमर्थ है तो यह कार्य किसके द्वारा निष्पादित किया जाएगा? तो दोस्तों यह कार्य है ये राष्ट्रपति द्वारा चयनित व्यक्ति द्वारा निष्पादित है वो किया जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष है वो कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों अपन है वो भाग 5 में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और मॉडल पेपर को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताऊं, अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, वहां पर आपको निःशुल्क सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और रोजाना आपको सुबह दोस्तों सुबह रोजाना आपको मॉडल पेपर है वो मिल जाएगा एक, ठीक है। और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है, परीक्षा तक रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? बताइए, मानव शरीर में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो होता है दोस्तों छोटी आंत। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? बताइए, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों बताइए कौन से भाग में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और ये अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है ये। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें विषय युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? बताइए। तो उसको बोलते हैं दोस्तों पूर्वज संकरण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वज संकरण। आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है वो क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनंत दूर बिंदु पूछा है। तो दोस्तों नजदीक पूछा होता तो 25 सेंटीमीटर और दूर पूछा है तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा अनंत पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लौह अयस्क की किस्त है, सॉरी लौह अयस्क की किस्म है, ये किस्त है वो गलत दे रखा है यहाँ पे, किस्म है। बताइए लौह अयस्क की किस्म है वो दोस्तों कौन सी है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। बताइए, देखिए पता चल गया होगा आपको, हेमेटाइट, हेमेटाइट है ये लौह अयस्क की क्या है किस्म है, लौह अयस्क की क्या है किस्म है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के 5 प्रश्न है, देखिए 55 से और 60 तक। स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस काम में लिया जाता है, तो बताइए कौन से काम में लिया जाता है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड पढ़ने हेतु, डेबिट कार्ड पढ़ने हेतु, कर्मचारी की आईडी की सूचना पढ़ने हेतु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने हेतु प्रयुक्त की है, तो वो की कौन सी है, तो वो की है दोस्तों कंट्रोल प्लस ए। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। बताइए इंटरनेट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों ब्रॉडबैंड है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मोडेम है, लेकिन रिसाइकल बिन ये तो दोस्तों कंप्यूटर में एक फोल्डर होता है जिसमें डिलीट की हुई फाइल है वो इकट्ठा होती है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इप्सन ने, इप्सन ने बाजार में उतारा था दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, ऐसी फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा कैरी आउट किए जा सकने वाले निर्देश होते हैं कहलाती है। ऐसी फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा कैरी आउट किए जा सकने वाले निर्देश होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक्सिक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों अपन यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर के है वो प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे और 5 प्रश्न है वो दोस्तों अपन इंडिया करंट अफेयर के प्रश्न भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न में 61 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में कौन सा दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है। बताइए कौन सा दुर्लभ मांसाहारी पौधा है वो खोजा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका नाम है दोस्तों यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये हाल ही में दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ और अनोखा मांसाहारी पौधा है वो यूट्रिकुलेरिया है वो खोजा गया है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये आमतौर पर दोस्तों मेघालय और दार्जिलिंग के क्षेत्रों में पाया जाता है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न होने की संभावना है। राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न होने की संभावना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 37 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 37 वर्ग किलोमीटर। 63 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान के किन 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश पर रोक लगाई है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान के किन 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश पर रोक लगाई है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ओपीजेएस विश्वविद्यालय, सनराइज विश्वविद्यालय, सिंगानिया विश्वविद्यालय। ठीक है, इन 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश पर रोक लगाई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ये ओपीजेएस है, ये विश्वविद्यालय चूरू में है, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर में है और सिंगानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू में है। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीफ एनर्जी ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे देखिए भाग 8 के अंदर भाग 8 के अंदर करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। भाग 7 में अपन ने राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न है वो पढ़े थे। अब अपन इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर के प्रश्न है वो इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टोटल 11 भाग है। देखिए 66 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से देश में स्थित है ये? तो दोस्तों ये स्थित है फिलीपींस में। कहां पर स्थित है? फिलीपींस में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में शामिल है ये माउंट कनलाउन ने हाल ही में दोस्तों एक शक्तिशाली विस्फोट के दौरान दोस्तों 2.5 मील ऊंचाई तक राख का गुब्बारा है वो आसमान में भेजा था। ठीक है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है और अभी चर्चा में भी रहा था। तो यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 अप्रैल को। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 11 अप्रैल को। आगे देखिए, भारत की पहली महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? भारत की पहली महिला शिक्षिका है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो माना जाता है दोस्तों सावित्रीबाई फुले को। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 11 अप्रैल को दोस्तों प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को ये ज्योतिराव फुले की जयंती है वो मनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ज्योतिबाई फुले थे, उनकी पत्नी थी दोस्तों ये सावित्रीबाई फुले और ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हाल ही में अप्रैल 2025 में विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में कौन सा कीर्तिमान बनाया है? तो कौन सा कीर्तिमान बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनमोल 2.0 ऐप किस राज्य सरकार द्वारा मातृ स्वास्थ्य सुधार के लिए लॉन्च किया गया है? बताइए दोस्तों, अनमोल 2.0 ऐप राज्य सरकार द्वारा मातृ स्वास्थ्य सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों ये शुरू किया है अनमोल 2.0 ऐप। ये मात्र स्वास्थ्य सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित है वो 20 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो दोस्तों इसमें देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, उनके घर आज कथा हो रही है वाक्य निम्न में से किस विशेषण से संबंधित है? बताइए कौन से विशेषण से संबंधित है ये? उनके घर आज कथा हो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए यहाँ पे रिमाइंडर का हिंदी पर्याय है, रिमाइंडर का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा, अनुस्मारक हो जाएगा। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ज्योति का विलोम शब्द है, ज्योति का विलोम शब्द है वो क्या है, जो तो दोस्तों ज्योति का विलोम शब्द है वो तम है, क्या है, तम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तम। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। अंधा होना मतलब दोस्तों विवेक भ्रष्ट होना, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विवेक भ्रष्ट होना। 75 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर, विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर, वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो इसमें हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए समुद्र का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नदी से उदती है, अर्णव है, लेकिन यहाँ पे जलद, जलद ये नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें ईएल प्रत्यय लगा है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ईएल प्रत्यय। 78 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक और अभिषेक, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो बताइए कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है। तो दोस्तों एक तो सांप्रदायिक और न्यायाधीश ये दोनों शब्द शुद्ध है, पारिश्रमिक और अभिषेक है वो गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शेख ये वाला लगेगा, ठीक है, अभिषेक के अंदर। और पारिश्रमिक, तो यहाँ पर ये री की मात्रा है वो बड़ी दे रखी है, तो यहाँ पर ये छोटी वाली आएगी, पारीक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो इसमें क्या है, शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एक और दो सही है। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता, कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में क्या नहीं हो सकता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या नहीं हो सकता, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसमें प्रेषिति का नाम, प्रेषिति का पदनाम है वो नहीं हो सकता, बाकी स्थान का उल्लेख, विभाग का नाम, प्रेषक का नाम, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए इस वाक्य में कौन सा काल है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सामान्य भूतकाल है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सामान्य भूतकाल। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, जस दुल्हा तस बनी बारात, लोकोक्ति का अर्थ है, जस दुल्हा तस बनी बारात, बारात है, ठीक है, बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी होना, तो यहाँ पर इसमें यानी कि सभी साथी एक जैसे ही है, एक ही जैसे, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, किस क्रमांक में सभी शब्द है वो शुद्ध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर इसमें जिजीविषा, प्रौढ़ और अतरंग, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, चालाक शब्द में प्रत्यय है, चालाक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो चाल प्लस आंख, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों आंख प्रत्यय है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आंख। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिसके बराबर दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, जिसके बराबर दूसरा न हो, यानी कि दोस्तों जिसको अपन बोल सकते हैं अद्वितीय, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अद्वितीय। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें बच्ची सो रही है, बच्ची सो रही है, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाक्य में सो रही है यह अकर्मक क्रिया इसमें प्रयुक्त हुई है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें
देखिए ये शुद्ध और अशुद्ध वाले ज्यादा प्रश्न आएंगे परीक्षा में, पहले बता देता हूँ हम आपको। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य एक ही है इसमें। देखिए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज आगे देखिए, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए कौन सा दोस्तों वाक्य अशुद्ध है। देखिए, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, आतंकवादी है वो हमेशा कुख्यात होता है। ठीक है, कुख्यात शब्द आता है आतंकवादी के लिए। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है। निम्न में से प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे तुम्हारी कोट सिल गया है, गया है नहीं, तुम्हारा कोट सिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण के अंदर दोस्तों कौन क्या किस ये चीज आती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सिल गया है। आगे देखिए, 89 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए प्राथमिक। प्राथमिक में दोस्तों प्रथम प्लस इक है। ठीक है, ये भाववाचक से बना हुआ शब्द नहीं है, यानी कि भाव इसमें कहाँ आ रहा है, प्राथमिक में पापी के अंदर आ रहा है, बुद्धिमान में आ रहा है, लोभी के अंदर आ रहा है, ये क्या है भाव आ रहे हैं, लेकिन प्राथमिक में नहीं आ रहा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो वो है इसमें आग लगने पर कुआं खोदना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब अपन है वो इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रश्न है, सॉरी इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि 91 से 105 तक अपन इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन 15 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित है पढ़ेंगे, यानी कि टोटल अपने 120 प्रश्न है वो हो जाएंगे। भाग 10 पढ़ रहे हैं अभी अपन। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है। देखिए, किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इनडायरेक्ट स्पीच है वो बताना है दोस्तों, बताइए। किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए इसमें इसमें बनेगा किड्स सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक वाक्य में है जो ये दे रखा है, ये कहावत है। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस है वो नहीं बदलता है। तो यहाँ पर इसमें कहावत में, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। देखिए, आई रीड माई बुक दिस टाइम टुमारो। खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को बताना है। देखिए यहाँ पे टुमारो का प्रयोग हुआ, तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, ठीक है, आई रीड माई बुक दिस टाइम टुमारो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल बी रीडिंग माई बुक दिस टाइम टुमारो। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, शैल बी रीडिंग आएगा, क्योंकि भविष्य में इसमें निश्चितता का भाव है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे एजेंडा दे रखा है, एजेंडा को इंग्लिश, एजेंडा इंग्लिश का शब्द है, तो हिंदी में क्या होगा, तो हिंदी में होगा दोस्तों कार्यसूची। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्यसूची। यहाँ पे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखिए सर्कुलर, नोटिस, टेंडर और नोटिफिकेशन।
तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपत्र, सूचना, निविदा और अधिसूचना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें देखिए वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह दौड़ रही है, तो वो है सी इज रनिंग, सी इज रनिंग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज रनिंग। आगे देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सुबह से बारिश हो रही है, मतलब इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। दोस्तों यानी कि अपने को बताना है कि ये कोमा जो मात्रा पात्र लगी हुई है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों इसमें देखिए, व्हाट टाइम इज इट आस्क्ड रोहित। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सभी में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन कोमा वगैरह सब सही लिखा हुआ है दोस्तों इसमें, ठीक है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्रीपोजिशन बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों इसमें देख सकते हैं, देखिए हिज हाउस इज द मॉल, बताइए। तो दोस्तों इसमें आएगा बिसाइड आ जाएगा दोस्तों, बिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब क्या होता है, नजदीक, ठीक है। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, तो अतिरिक्त। तो यहाँ पर बिसाइड आएगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए, द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें फ्यू। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्यू। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें देखिए, आई डोंट लाइक हिज पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग पीपल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ड्यूअल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ड्यूअल पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी विच हैज टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूअल आएगा, DUAL। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 101 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर है, मैरी इज देन हर सिस्टर्स। तो बताइए क्या आएगा दोस्तों, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देखिए टेलर का प्रयोग होगा, किसका, टेलर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, नोबडी कैन मेश्योर माई लव फॉर यू, नोबडी कैन मेश्योर माई लव फॉर यू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें हु कैन मेश्योर माई लव फॉर यू। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 103 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इसमें देखिए, ही सेड टू हर इफ व्हाट यू से इज ट्रू आई मस्ट गो टू द पुलिस। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ही सेड दैट इफ व्हाट शी सेड वाज ट्रू ही मस्ट गो टू द पुलिस। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा या बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखिए, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, इट्स टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है स्टार्टेड। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्टार्टेड। दोस्तों
अब देखिए यहाँ पे अपन भाग 11 के अंदर गणित के 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। गणित के 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 106 नंबर प्रश्न है, 3200 की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो अपने को बताना है। दोस्तों सीधा सा है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, सीधा सा अपने को यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज और इसका अंतर बताना है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, देखिए या तो आप ज्यादा दिमाग लगाओ तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 32,000 इंटू 4 इंटू 10 बटे, सॉरी पहले 1 वर्ष का निकाल लीजिए दोस्तों, 1/100, ठीक है, सॉरी 10% निकालना है, 1 वर्ष का निकाल लीजिए 10/100, तो यहाँ पे 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, यानी कि 3200 रुपए एक महीने का, सॉरी 1 वर्ष का क्या है ब्याज है। तो 4 वर्ष का कितना होगा, तो 3 चौक 12, यानी कि 12,800 रुपए तो क्या हो जाएगा इसमें, 12,800 रुपए तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 32,000 के अंदर आप 3200 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3500, सॉरी 35,200, ठीक है। ये अब इसका भी दोस्तों 10% निकालोगे तो इसमें कितना आ जाएगा 3520, और फिर 3520 आप 35,200 में जोड़ लीजिए, फिर उसका 10% निकाल लीजिए, फिर अगली एक संख्या और आएगी। तो सीधा सा है फॉर्मूला तो यही है, और बाकी आप सूत्र लगा के करो तो सूत्र लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अंतर पूछा है, ठीक है, अंतर पूछा है तो इसमें अंतर आएगा दोस्तों 2051.20 का अंतर आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, 2051.20 का। ये 12,800 तो ये एक आ ही गया, और इसका दोस्तों ब्याज निकालोगे चक्रवर्ती ब्याज का, तो इसका आ जाएगा 14,851.2। तो ये 14,851.2 है, इसमें से 12,800 घटा दीजिए, वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दर बराबर है n-1, दर बराबर n-1 इंटू 100 बटे समय। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें तो n का मतलब क्या है संख्या, यानी कि कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी कि 2-1, 2-1 बटा 8 इंटू 100 बस। तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, 8 में 8 यानी कि 8 इंटू 100, सीधा सा है, काटोगे इसको तो 100 में 8 का भाग दे लीजिए, 100 में 8 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आएगा, तो ये आएगा दोस्तों 12.5%। तो यहाँ पर है दोस्तों 12.5% कर लेना, ठीक है, 12.5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाए तो कितने वर्षों में वो 4 गुना होगा, तो कितने वर्षों में वो 4 गुना होगा। देखिए 6 वर्षों में क्या हो रहा है दुगना, 6 वर्षों में कितना हो रहा है दुगना, ठीक है। साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाए, 6 वर्षों में दुगना हो जाए तो कितने वर्षों में वो 4 गुना होगा, ठीक है। तो कितने वर्षों में वो 4 गुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 गुना पूछा है, तो देखिए 2 गुना, तो ये फिर कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 12 में, और 4 गुना कितने में हो जाएगा 18 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साधारण ब्याज ही चल रहा है ये, ठीक है, 18 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक परीक्षा में 18% छात्र भौतिक विज्ञान में, 17% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है,
देखिए दोनों में ही उत्तीर्ण छात्र है वो कितने हैं? तो यहाँ पे 80 और 70 कितने हैं? 80 और 70 कितने होते हैं? 150। 150 माइनस, देखिए 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे 15%, 100 में से 15% गए तो कितने बचे? 85। तो ये 85 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचा दोस्तों? 65% बचा। ठीक है, 65% बचा। अब दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है? x इंटू 65/100 बराबर, 65/100 बराबर है 325 छात्र है वो दे रखे हैं। तो सीधा सा है, अपन इसका 100% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 325 इंटू 100/65, बस इसको काट लीजिए। इसको काटोगे तो ये 5 बार कट गया, तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 500। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों? सीधा सा है भाई, 50% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो देखिए 50 इंटू 50/100, तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 25 तो दोस्तों ये सीधा सा आ गया, और 100 यानी कि 50% की वृद्धि की गई है। तो इसमें दोस्तों डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों में 50% की वृद्धि की गई बटे 100, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 15 इंटू 15 कितने होते हैं? 225। और जो अपनी भुजा थी, यानी कि 100 में से माइनस करना है इसको, तो कितना बचा? 125। तो यहाँ पर 125 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, और भुजा दोस्तों अपनी कितनी है? 150। तो 150 इंटू 150 कर लीजिए, या मैंने बताया ऐसे कर लीजिए। 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है? सीधा सा है, गणित में हुए 35%, अंग्रेजी में उत्तीर्ण 25%। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों विषय में 10 है, तो यहाँ पे 35 और 25 इनको जोड़ के -10 कर लीजिए, तो 35 और 25 कितने होते हैं दोस्तों? ये 60। 60 में से 10 गए तो कितने बचे? 50। ठीक है, 50% आ गया। अब उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दोस्तों 100 में से 50 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% होता। यानी कि 18 और 13 में अंतर कितने का है? 5 का। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 25। 5 बराबर 25। तो ये 5% है, 5% बराबर कितना है? 25। तो 1% बराबर कितना आएगा? तो इसमें 5 का भाग दे दीजिए, तो इसमें आएगा दोस्तों 5। 1% बराबर 5 है, तो दोस्तों 100% बराबर कितना होगा? 100 इंटू 5 यानी कि 500। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 9,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रम मूल्य कितना होगा? सीधा सा है दोस्तों, ऑप्शन उठा लीजिए। 18,000 उठा लिया मैंने दोस्तों। 18,000 का 10% कितना होता है? 10/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यानी कि 1800। 1800 अगर अपन जोड़ते हैं 18,000 में, तो क्या 19,800 हो रहे हैं? तो बिल्कुल हो रहे हैं। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक समूह में निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन 75.5 केजी था। एक समूह में निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन 75.5 केजी था। बाद में 72.6 केजी, 74 केजी, 73.4 केजी और 70 केजी वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हुए। परिमाणतः समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। प्रारंभ में समूह के व्यक्तियों की संख्या क्या थी? बताइए, प्रारंभ में समूह के व्यक्तियों की संख्या क्या थी दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 72.6, 74, 73.4 और 70, इनको जोड़ के दोस्तों इन 4 व्यक्तियों का औसत निकाल लीजिए।
यानी कि 4 नए व्यक्तियों का औसत निकालोगे, तो अगर आप इनको टोटल करोगे 72, 74, 73 और 70 को, इनमें फिर 4 का भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ पे 72.5 है, वो इनका क्या निकल कर आ जाएगा, औसत निकल कर आ जाएगा 4 नए व्यक्तियों का। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक निश्चित समूह है, ऊपर ऊपर वाली लाइन, एक निश्चित समूह में निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन 75.5 केजी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 75.5x बराबर, देखिए 4 नए व्यक्ति शामिल हैं, तो यहाँ पे x प्लस 4 इंटू 75 - 4 इंटू 72.5, बस इसको सोल्व करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 व्यक्ति। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, या आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, 20 इंटू 75.5 कर लीजिए, फिर ऐसे इसको ऑप्शन उठा के करोगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आपको वैसे नहीं आता तो। 115 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1657 माइनस 6, 1657 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1651। ठीक है। 2037 माइनस क्या करेंगे 5, तो 2037 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 2032। ठीक है। तो 1651 और 2032 का जो मैसअप है वो क्या हो जाएगा, तो 2032 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1651 इंटू 1 प्लस 381। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ इसमें जो बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी, इनका मैसअप निकालेंगे अपन, तो इनका मैसअप है दोस्तों 127 आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, यानी कि जिससे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इनका मैसअप निकाल लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469, 1469, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 117 और 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1999 में तैयार माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 में कच्चे माल में निवेशित औसत राशि का कितने प्रतिशत था। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, 1997, 1998 और 1999 में कच्चे माल का मतलब दोस्तों, ये खाली जगह तो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये कच्चे माल देखिए ये वाला है, और पक्का माल है वो पूरा ब्लैक है, गोला। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कच्चे माल के अंदर 1997 में कितना है 500। ठीक है। और 1998 में कितना है 400, और 1999 में कितना है 600। ठीक है। तो औसत राशि कितने प्रतिशत है, औसत राशि कितने प्रतिशत है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें 300, देखिए कच्चे माल का तो पूरा ब्लैक है, कच्चे माल का तो दोस्तों पूरा का पूरा ब्लैक है इसमें। तो यहाँ पे कच्चे माल का 1997 का है 375। ठीक है। कितना है 375 प्लस इसका है 300 प्लस इसका है 525। ठीक है। तो इनमें क्या करोगे, 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों 410 लाख आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 410 लाख। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो 410 लाख है इसका अभिष्ट प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर 600 बटे 410 इंटू 100, 410 इंटू 100, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है। तो ये 6000 में 41 का भाग दे लीजिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 146 आएगा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह वर्ष कौन सा है जिनमें कच्चे माल में निवेशित राशि तथा तैयार माल की बिक्री के मूल्य का अंतर सर्वाधिक है। सर्वाधिक अंतर है तो वो दोस्तों कौन सी में है, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक अंतर तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें है, ये देखिए 500 और 325,
तो 375, तो इसमें 125 का अंतर है, बाकी और किसी में अंतर नहीं है दोस्तों इतना। तो यहाँ पर इसमें वर्ष 1997 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक राशि एबीसी में 2:5:9 के अनुपात में है, बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि है वो कितनी होगी, बताइए। तो दोस्तों 2, 5 और 9, 2, 5 और 9 इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 9 कितने होते हैं, 16, ठीक है। और यहाँ पे ए का भाग कितना दे रखा है, 2500, ए का भाग कितना दे रखा है, 2500, ठीक है। तो यहाँ पर है ये 2500 है, ये दो अनुपात है, ठीक है, 2 अनुपात बराबर 2500, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1250, ठीक है। तो 1 अनुपात 1250 है, तो दोस्तों 1250 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी का निकल कर आ जाएगा, और 1250 इंटू 9 कर लोगे तो ये सी का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि कुल राशि कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर 1250 इंटू 5 कर लीजिए, और 1250 इंटू 9 कर लीजिए, और ये 2500 है, इनको जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ोगे तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20,000 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कुल राशि 20,000 है। आगे देखिए, 1,60,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज की गणना अर्ध वार्षिक तौर पर होती है, अर्धवार्षिक तौर पर होती है, यानी कि मूलधन अपना 1,60,000 है, समय अपना दोस्तों 2 वर्ष है, दर है वो 10% है, तो अर्धवार्षिक में दोस्तों कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 5% अपनी दर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1,60,000, एक जरूर ज्यादा लग जाएगा, 1,60,000, 1,60,000 इंटू 5%, यानी कि कितना हो जाएगा, 105/100 इंटू 105/100, समय दुगना हो जाएगा ना, तो 105/100 इंटू 105/100, बस इसको काट लीजिए। इसको ऐसे भी काट सकते हैं दोस्तों, इनको सभी को 21 20 5 से कट रहे हैं ना, 21 20 21 20 21 20 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे काटोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 34,481, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो करवाया है, आपने देखा होगा कैसा है ये अपना पेपर, और कमेंट में आपको बताना है। और साथ ही दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।